नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। बबीता, मीना, सत्या, सतीश, शिवराज, रोशनी, अमित कुमार और दीप्ति, कृष्णा, निशु, सूरज, अमित, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ती अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उन सबको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। फटाफट से एक बार मुझे बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ। अगर सब कुछ ओके है तो बेटा बस एक बार थम्स अप कर देना ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और फिर मैं आपको पढ़ा सकूं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगी, हाथ से लिखकर ही पढ़ाऊंगी। पीडीएफ उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि वर्ड टू वर्ड इंग्लिश भी रहे और वर्ड टू वर्ड हिंदी भी रहे, तो पीडीएफ उसके लिए है, आपके समझाने के लिए पीडीएफ नहीं है। सब कुछ ओके है, मेरे पास थम्स अप आ चुके हैं। और ऐसे बच्चे जो क्लास में आते ही कि मैम बफरिंग हो रही है, मैम आवाज़ नहीं आ रही है, तो बेटा जी आप इनकी ये जो आपकी हरकतें हैं इनमें सुधार करें, क्योंकि ये जो हरकतें हैं आपकी ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आपको कल मैंने बेसिक चीजें सारी बता दी थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है। प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा तो आप देखेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 के बारे में। जब मैं आर्टिकल नंबर 12 के बारे में बात करती हूं तो इसमें दे रखा है बेटा जी राज्य की परिभाषा। क्या दे रखी है इसमें? राज्य की परिभाषा दे रखी है, यानी कि इसमें दे रखी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, इसमें दे रखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और मैं आपको ये बता दूं कि जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है यानी कि जो राज्य की परिभाषा है, यहां पर राज्य का अर्थ बेटा जी किस किस से है? तो राज्य का अर्थ बेटा अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा। आपका ध्यान से सुनना ही आपको समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। या तो कमेंट कर लो या फिर ध्यान से क्लास को देख लो, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हर एक बच्चे को होगी, ऐसा नहीं कि 2 बच्चों को हो रही है और 10 बच्चों को नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सबको होगी अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे जो ये राज्य शब्द है, यहाँ पर जो स्टेट शब्द है, इसका मतलब यूपी, बिहार, एमपी, इन स्टेट्स ऐसे स्टेट से नहीं है, बल्कि यहाँ पे राज्य का मतलब हर एक उस व्यक्ति से है जो आपके लिए कानून बना सकता है, जो आपको आदेश दे सकता है, जो आपके लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे दोबारा रिपीट करती हूं तो राज्य शब्द का मतलब प्यारे बच्चे यहां पर किससे है? मैम राज्य शब्द का मतलब यहां पर उस व्यक्ति या उस संस्था से है जो क्या कर सकता है? मैम जो हमारे लिए कानून बनाता है। ध्यान से सुनना, कानून बनाता है। और आपके यहाँ कानून कौन बनाती है, जल्दी बताओ? कानून बनाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कानून लागू करता है, कानून लागू करता है। या हम कह सकते हैं कि मैम जो हमें आदेश देता है, जो हमें आदेश दे सकता है, यानी कि ऑर्डर दे सकता है, आदेश दे सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है। और मैम अगर हम बात करते हैं तो ऐसा जो हमारे लिए अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। तो जो भी व्यक्ति या संस्था ऐसा करती है वो सब आपके डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आते हैं, अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे मैम आप कोई एग्जाम्पल बता सकती हैं? जी हाँ, जैसे आपकी भारत सरकार और संसद, देखो मैंने लिखा हुआ है, जैसे बेटा जी आपकी भारत सरकार और संसद ये हमारे लिए कानून बनाती भी हैं और कानूनों को लागू भी करती हैं। उसके बाद मैंने आपको लिखवा रखा है राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट, सभी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें आपकी नगर पालिका, पंचायत जैसी संस्थाएं आती हैं,
अन्य प्राधिकारी जिसमें आपका ONGC आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैम हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है, मतलब जो विश्वविद्यालय होते हैं, उसके अलावा हमारे जो कमीशंस होते हैं, जो आयोग, जैसे आप अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं मैम, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो SSC GD के लिए जो नोटिफिकेशन आता है, आपके लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, आप फॉर्म भरते समय उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते मैम? करते हैं। लेकिन आपके घर में अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है तो क्या आप उसको मानने के लिए कंपलसरी होते हैं? नहीं, हम झूठ बोलकर काम कर लेते हैं, लेकिन यहां नहीं कर सकते, क्योंकि ये अथॉरिटी हैं, ये पावर्स हैं, इनके दिए गए ऑर्डर्स, इनके द्वारा बनाए गए कानून, ये सब प्यारे बच्चे आपको मानने होते हैं। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, UPSC, SPSC, ये जो भी ऑर्डर्स आपको देंगे इनको मानना होगा। SSC जो भी ऑर्डर देगी आपको मानना होगा। क्या आप यहां पर बाकी किसी ऐसे लोगों के ऑर्डर मानते हैं? जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि मैं आपको जो बात बोलती हूं सब मानते हैं? नहीं मैम, हम नहीं मानते। लेकिन अगर SSC ने कह दिया कि ये वाली चीज चाहिए तो आप उसको मानेंगे, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अगर आ गई हो तो बेटा जी थम्स अप कर दें फटाफट। फिर यहाँ पे आर्टिकल 13 में आपको पढ़ाने वाली हूं। आर्टिकल 13 को मैं पहले अपनी भाषा में लिख देती हूं। देखिए, आर्टिकल 13 जो होता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 ऐसी विधियों को लिखना, अनुच्छेद 13 के अनुसार, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायालय यानी कि आपका कोर्ट, मैम कौन सा कोर्ट? तो बेटा जी सुप्रीम या हाई कोर्ट, ये तो हो गई इंग्लिश में, सुप्रीम या हाई कोर्ट यानी उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायालय, न्यायालय ऐसी विधियों को, विधि क्या होते हैं? लॉज। ऐसी विधियों यानी कि जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, विधियों को शून्य यानी कि नल, शून्य यानी कि नल, शून्य घोषित कर सकता है, घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ऐसी विधियों को शून्य कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन करती हैं। मैम एग्जाम्पल देकर समझाओ। जैसे आपका एक मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, अब मैं कह दूं कल से एक कानून बना दे संसद कि शिक्षा का अधिकार महिलाओं को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? मैम शिक्षा का अधिकार महिलाओं को नहीं मिलेगा, एक ऐसा कानून संसद बना दे, तो क्या महिलाएं चुप रहेंगी? नहीं मैम, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को राइट टू एजुकेशन है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। लेकिन संसद ने कह दिया कि हम नहीं देंगे, तो ऐसा कानून जो है आपकी जुडिशरी तुरंत क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी। और बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि जब वो शून्य घोषित करती है तो उसकी इस शक्ति को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या कहते हैं बेटा इसको? मैम इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू।
अगर कोई भी ऐसा कानून बनेगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा तो आपकी जो न्यायपालिका है वो तुरंत उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी, मतलब उस कानून की दोबारा से जांच करेगी। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब? मैम, कानून की दोबारा से जांच करना। और अगर वो कानून सच में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका शून्य घोषित कर देगी, कहेगी ये कानून लागू नहीं हो सकता क्योंकि मैम ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। और कोई कानून ऐसा देश में नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। जैसे ही कोई कानून ऐसा बनेगा तुरंत उसका जुडिशियल रिव्यू होगा और जुडिशियल रिव्यू होने के बाद तुरंत न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। अब मुझे जल्दी से एक प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चे कि न्यायिक पुनर्विलोकन प्यारे बच्चे हमने कहां से लिया है? जल्दी से मुझे बताइए, न्यायिक पुनर्विलोकन हमने कहां से लिया है? जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू, और मैम ये किस आर्टिकल के तहत होता है जुडिशियल रिव्यू? या आपका जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत, और मैम जो हमारा हाई कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो ये दोनों कोर्ट के ये दोनों आर्टिकल याद रखना, ये अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं इन आर्टिकल्स के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। वेरी गुड मैम, अमेरिका से लिया गया है ना? कहां से लिया गया है? अमेरिका वाले बच्चे सही हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ये बच्चे गलत हैं। अब मुझे जल्दी से अगेन एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आंसर है थम्स अप। क्या ये आर्टिकल आपको समझ में आया? सीधी सी बात, कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर बनता है तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा और उस कानून को शून्य घोषित कर देगा, कहेगा कि ये कानून लागू नहीं हो सकता, ये कानून लागू नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे आइए, यहां पर कुछ बच्चों का उद्देश्य क्लास में आने का केवल कमेंट करना है और वो अपना नुकसान कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रही हूं। आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। इंग्लिश में लिखिएगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और बेटा जी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और बच्चे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, equal protection of the equal protection of law। यानी ये कह रहा है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। क्या लिखा है? कानून की नजर में सब बराबर हैं। कानून के लिए कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई उच्च जाति, कोई निम्न जाति नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। क्या कह रहा है आर्टिकल 14? सीधा कहता है सिंपल भाषा में, कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून के लिए सब समान है, सब समान है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कानून किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। लेकिन क्या मैम सच में ऐसा है? क्या मैम सच में ऐसा है? नहीं, सच में ऐसा नहीं है। और इसीलिए इस आर्टिकल के बेटा जी अपवाद हैं, इस आर्टिकल के एक्सेप्शन भी हैं। और एक्सेप्शन क्या है? कौन कौन एक्सेप्शन है? तो मैम हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं एक्सेप्शन, अपवाद। इनको कानून जो है छूट देता है। मैम हमारे देश में एक राज्यपाल होते हैं, यानी राज्यों में राज्यपाल होते हैं जिन्हें हम गवर्नर कहते हैं, इनको भी कानूनी मामलों में छूट होती है।
मैम हमारे यहाँ पर एमपी हैं और हमारे यहाँ पर एमएलए हैं, इनको भी कुछ छूट दी जाती हैं। तो ये सब इसके अपवाद हैं आर्टिकल 14 के। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम कि इसमें हम कह दें कि कानून बराबर है तो बराबर है, नहीं, ये सब इसके अपवाद हैं। इनके लिए कानून छूट देता है, इनके लिए क्या देता है, कानून छूट देता है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी। प्लीज आप बोर्ड की तरफ फोकस रखा करें, वरना पूरा बैच खत्म हो जाएगा और तुम्हारी हिंदी इंग्लिश खत्म नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। शीतल कह रही है आर्टिकल 11। बेटा आर्टिकल 11 अभी पंखे पे लटका है ना, अभी थोड़ी देर में नीचे आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। आर्टिकल 11 पंखे पे लटक रहा है अभी। पढ़ो मत, बस टीचर को परेशान करो, है ना, यही हमारा उद्देश्य है मैम। आगे आइए, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्या कहता है। यह कहता है कि भैया भेदभाव मत करो। क्या कहता है आर्टिकल 15? क्या देता है, क्या छूट देता है बेटा? तो ये आपके राष्ट्रपति जी को छूट देता है, राज्यपाल जी को छूट देता है कि अगर ये कोई अपराध करते हैं तो ऐसा नहीं कि इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। और मैं डिटेल में आपको ये बताऊंगी प्रेसिडेंट और गवर्नर में। ठीक है, आगे चल सकते हैं। तो आप कहेंगे मैम अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 15। क्या पढ़ना है अब हमें? आर्टिकल 15 को हमें पढ़ना है। और आर्टिकल 15 साफ साफ क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव का प्रतिषेध। इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भेदभाव का प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि किस आधार पर भेदभाव नहीं करना? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का प्रतिषेध क्या होता है? तो मैम भेदभाव का प्रतिषेध होता है कि समाज में समानता लेकर आनी है, समाज में इक्वालिटी लेकर आनी है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम किस आधार पर भेदभाव नहीं करना, तो उसका जवाब देता है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1। ये क्या कहता है? कहता है कि बेटा जी धर्म, मूलवंश, इंग्लिश भी लिखूंगी अभी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, कितने ग्राउंड्स हैं बेटा? ये कितने आधार हैं ये? मैम ये है हमारे 5 आधार, ये है हमारे 5 आधार। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 15 में कितने ग्राउंड्स हैं? मैम 5 ग्राउंड्स हैं। और कहा जा रहा है कि इन आधारों पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना है। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर मतलब मेल और फीमेल के बीच भी नहीं करना है, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी नहीं करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 15 किसके लिए है? केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है मैम, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। आपने कल लिखवाया था, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। और बेटा आप ध्यान रखना कि भेदभाव नहीं करना है तो किन आधारों पर? इन पर, क्योंकि धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, मूल वंश यानी आप जो वंशज हैं, किसके हैं किसके नहीं, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप किस कास्ट से हैं, आपकी जाति क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका धर्म क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, मैंने देखो यहां मेल लिख दिया है, सॉरी बेटा, जेंडर कर देना इसको। आप मेल हैं या फीमेल हैं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जन्म स्थान क्या है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इन 5 आधारों पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैम आप हमें यह बताइए कहां पर भेदभाव नहीं करना? तो जैसे कि पहले के समय आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भेदभाव किया जाता था, और उसका जवाब देता है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2। कहता है सार्वजनिक स्थानों पर,
सार्वजनिक स्थानों पर, मैम सार्वजनिक स्थान यानी कि जो पब्लिक प्लेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का प्रतिषेध। अब मैम ये सार्वजनिक स्थान कैसे होते हैं? जैसे कि बेटा टेम्पल्स यानी कि मंदिर, जैसे आपकी शॉप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सुनिए, यहां क्या सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं मैम? इसका एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर यानी कि टेम्पल्स, तालाब मैम यानी कि पॉन्ड्स, कुएं, और मैम हम कह सकते हैं नदी, और हम कह सकते हैं सड़क, हम कह सकते हैं आपका सार्वजनिक भोजनालय यानी कि पब्लिक रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, सार्वजनिक भोजनालय, और हम कह सकते हैं कि मैम जैसे पार्क, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ठीक है। इनमें आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, आप इनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप कहोगे कि मैम यहां पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनमें पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इनमें पहले भेदभाव हुआ है, लेकिन अब नहीं होता, अब नहीं होता, क्योंकि मैम यहां पर सरकार ने कानून बना रखे हैं। आप किसी को मंदिर में जाने से, किसी को सड़क पे चलने से, किसी को नदी से पानी लेने पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर रोक नहीं सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? फिर यहां पर प्यारे बच्चे अभी कह रहा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, लेकिन 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 अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अगला आर्टिकल लिखने जा रही हूं, आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लॉज 4, और इसमें क्या किया गया है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, बच्चों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन फॉर, स्पेशल प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन मैम आपने तो अभी कहा था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो फिर स्पेशल प्रोविजंस क्यों? तो फिर मैम विशेष उपबंध क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो आपका भेदभाव किया जा रहा है, ये आपका कैसा भेदभाव है मैम? ये एक सकारात्मक भेदभाव है मैम, ये एक एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है मैम। भेदभाव सकारात्मक कैसे हो सकता है मैम? भेदभाव जो है उसे आप कैसे कह सकती हैं कि वो सकारात्मक है, वो एफर्मेटिव है? ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा? है पॉसिबल ऐसा। एक मिनट, सॉरी, मैंने 15 का 3, सॉरी 15 का 3 लिख दीजिएगा, सॉरी बच्चे, आई एम रियली वेरी सॉरी। 15 का 3 होगा, हाँ सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, 2 के बाद मैंने 4 लिख दिया था, 3 होगा, हाँ जी ये गलती हुई है मुझसे। आगे देखिए, कह रहा है, मैंने लिखा है कि सकारात्मक भेदभाव यानी कि एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है मैम। और एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की या सकारात्मक भेदभाव की जब हम बात करते हैं, तो भेदभाव सकारात्मक कैसे हो सकता है मैम? वो तो हमेशा नेगेटिव होता है। क्योंकि बेटा अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बच्चा है जो फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सहानुभूति किससे रखेंगे मैम? उस बच्चे से रखेंगे जो फिजिकली फिट नहीं है, जो मेंटली फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे सक्षम हैं, लेकिन वो बच्चा सक्षम नहीं है, और पेरेंट्स उसकी एक्स्ट्रा केयर करेंगे, उसकी एक्स्ट्रा जो है उसके लिए मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे। क्यों करेंगे मैम?
क्योंकि वो वीक है, क्योंकि मैम वो बाकी दोनों बच्चों की तरह नहीं है। तो ऐसे ही आपका समाज है, आपके समाज में महिलाओं को, SC ST को वो अधिकार नहीं मिले थे जो अधिकार पुरुष को दिए गए थे। और ये जानकारी आपको देता है इतिहास। आप अगर अपने इतिहास में देखेंगे तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर यानी निर्णय लेने में कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को बोला गया ये घर है, इस घर में रहो। इस घर में अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप ध्यान रखेंगे कि उस घर में केवल उसकी जिम्मेदारी थी बच्चों को पालना, पति को खुश रखना और अपने सास ससुर की देखभाल करना। उसे अधिकार नहीं था अपने लिए कोई भी आवाज उठाने का। तो आप कहेंगे कि मैम ये जो हमारा अधिकार है, ये जो हमें विशेष उपबंध महिलाओं के लिए किए गए, वो इसलिए किए गए क्योंकि इन्हें पहले अधिकार नहीं मिले, तो इन्हें भी अधिकार दिए जा सकें। महिलाओं को घर में जलाया जाता था पहले, महिलाओं को दहेज के लिए जलाया जाता था पहले। तो अगर हम यहां पे कह सकते हैं ठीक है, रुक जाइए, चलो बेटा आप बताना कैसी चल रही है। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया है वाईफाई, अब ध्यान से सुनिए। तो अगर आपके समाज में एक ऐसा हिस्सा है जो कि अगर मैं बात करती हूं समाज में कमजोर है, तो उस व्यक्ति उसको उठाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन। और इस तरह के व्यक्ति के लिए जब स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं, इस तरह की जो आपके विशेष उपबंध होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिले उन्हें स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत थी, इसीलिए किया गया। फिर आती है बच्चों के लिए। आप जानते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हुए हैं। और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल 24। अभी भी नहीं चल रही है क्या? अब तो यहां से क्लास चल रही है, अब क्या दिक्कत है बेटा? यहां से क्लास चल रही है, एक बार रिफ्रेश कीजिए वीडियो को, एक बार रिफ्रेश कीजिए प्लीज। एक बार बच्चे बताएंगे कि वीडियो ठीक चल रही है नहीं। मैंने वाईफाई चेंज कर दिया है, अब ठीक चल रही है, मैं चेक कर रही हूं और बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां से सब ठीक है। मैम परेशान कर रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3। अब इन्हीं की तरह आपके समाज में एक और वीकर सेक्शन है, उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है, उसके लिए भी विशेष उपबंध है। और वो उपबंध क्या है बेटा, ध्यान से सुने। आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लॉज 4, इसमें दिया गया है बेटा जी SC ST SEBC। अब मैम इनकी फुल फॉर्म, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स, और मैम इनको कहते हैं सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस। हिंदी लिखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और बेटा नेक्स्ट लिखिएगा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसे आज आप ओबीसी कहते हैं, जिसे आज आप ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन सब को प्यारे बच्चे इस आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया था, इस आर्टिकल में ऐसा क्या था प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो आप यहां पे कहेंगे बेटा कि मैम अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इस आर्टिकल में इन सबको रिजर्वेशन दिया गया था।
मैम इस आर्टिकल में इन सब के लिए आरक्षण दिया गया था। अब बच्चा पूछेगा आरक्षण कहां पर दिया गया था, तो बेटा जी शैक्षणिक संस्थानों में। कहां दिया गया था? शैक्षणिक संस्थानों में, यानी कि मैम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया गया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से? तो जो सरकारी हुआ करते थे। कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो मैम आप लिखेंगे सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन सब में इन तीनों कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि मैम समाज का ये हिस्सा भी ऐसा ही था जो आपके अन्य लोगों की अपेक्षा, इसे यहां पर कह सकते हैं कि दर्जा नहीं दिया गया। उच्च जातियों ने निम्न जातियों का शोषण किया, इसलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिजर्वेशन के टॉपिक पर बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं उठाना है, ठीक है। और आप बेटा जो बच्चे फालतू को कमेंट करते हैं उनके कमेंट्स में लेने वाली नहीं हो। अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक होगा तो मैं बिल्कुल आपका लूंगी। गौतम कुमार जी, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफ्रेश कीजिए एक बार वीडियो को, ठीक है। अब ये हो गया आपका 15 का सब क्लॉज 4। अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं बच्चे, तो आप यहां पे मुझे एक थम्स अप के थ्रू रिस्पांस देंगे कि क्या ये आर्टिकल आपको समझ में आया। बताइए जल्दी से, फटाफट से। क्लास में दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठें, धर्म और जाति को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से थोड़ा दूर करें बेटा। अगर टीचर आपको कोई बात बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी जाति से, इसलिए आपको उस जाति के बारे में ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, रिस्पांस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन बच्चों का जो क्लास को बहुत अच्छे से करते हैं और रिस्पांस भी करते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। आगे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? ये कहता है कि भैया जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो एसईबीसी हैं, अब फुल फॉर्म मत पूछना, ऊपर ही लिखी हुई है, तो इस आर्टिकल में भी दिया गया है आरक्षण। इनको अब फिर दिया गया यहां पर रिजर्वेशन। लेकिन मैम अब किस में दिया गया रिजर्वेशन? तो अभी तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में था, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पे था, यहां पे निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, यानी आप लिख सकते हैं प्राइवेट एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें दिया गया है मैम इनको आरक्षण। जैसे आईआईटी, आईआईएम, इनमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? एससीबीसी नहीं होगा, एसईबीसी होगा। निशांत सिंह जी, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। आ गए एक और महान हस्ती क्लास में, रिकॉर्डेड वीडियो है। मैम नाम पढ़ो हमारा, क्योंकि हम आ गए हैं कहने कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। चलो आ जाओ। जिस कक्षा में तुम पढ़ रहे हो वहां से पढ़कर तुम्हारा टीचर निकल चुका है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, ये दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे। क्यों मैम? दोनों एक साथ क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ना है हमें इन दोनों को एक साथ? क्योंकि बेटा ये दोनों एक ही कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे रिलेट करता है। अगर मैं आपसे यहां बात करूं प्यारे बच्चे, तो आप यहां पर देखेंगे कि आर्टिकल 15 का 6 और सब क्लॉज आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, इन्हें किया गया है एड ऑन। इन आर्टिकल्स को बेटा जी जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया है तो क्या किया गया होगा? संशोधन किया गया होगा मैम। तो बेटा जी इसके लिए हुआ संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट। और संशोधन कौन करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और अमेंडमेंट कौन सा था मैम? 103वां संविधान संशोधन 2019।
सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब है संविधान संशोधन। और प्यारे बच्चे अब मैं बताती हूं कि इसमें क्या है। तो बेटा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6, इसमें कहा गया है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, हिंदी में कहेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मतलब जिसकी इनकम बहुत कम होती है ना, जो अपने बेसिक खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वेरी गुड मैम, संसद संशोधन करती है, शाबाश। तो 15 के 6 में क्या है, EWS। आप कह सकते हो कि EWS के लिए मैम यहां पर दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ये दिया गया है 15 के 6 में। तो मैम 16 के 6 में क्या दिया गया है, नौकरियों में आरक्षण, ठीक है, क्या दिया गया है। तो आप कहोगे कि मैम आर्टिकल 16 का जो सब क्लॉज 6 है इसमें दिया गया है EWS को, अब EWS की फुल फॉर्म अगेन नहीं लिखेंगे, EWS को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, क्या लिखेंगे, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। और EWS में आपके बता दूं तो जनरल कैटेगरी को भी शामिल किया जाता है। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों आर्टिकल्स में कितना रिजर्वेशन है EWS को, 10%, 10% आरक्षण इनको दिया गया है। तो आप में जनरल कैटेगरी के लोग भी इसमें आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अभी तक आपने ठीक है जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जाति आधारित रिजर्वेशन आरक्षण को खत्म कीजिए और आर्थिक आधार पर जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर जनरल हो, उनको रिजर्वेशन दो, लेकिन आर्थिक आधार पर, ठीक है। आपको इकोनॉमिक बेस पर देना है, अब जाति आधारित आप खत्म कर दीजिए। तो ये किसने कहा बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया रिजर्वेशन दो, मैं ये नहीं कह रहा मत दो, लेकिन अब कास्ट बेस मत दो। अब रिजर्वेशन आप किसको दो, अब आप रिजर्वेशन दो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, क्योंकि इकोनॉमिक आधार पर जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, जो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है। और आपको मैं बता दूं कि रिजर्वेशन को डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा 10 सालों के लिए मांगा गया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो अधिकार SC ST लोगों को नहीं मिले हैं उनको वो अधिकार 10 सालों में मिल जाएंगे और वो भी समाज के एक हिस्से में शामिल हो जाएंगे। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चे, यहां पर आप जानते हैं कि रिजर्वेशन आज भी मैं बता दूं तो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है बेटा जिन तक ये पहुंचना चाहिए। रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, है ना, तब जाकर फिर आपको चीजें समझ आएंगी कि रिजर्वेशन गलत नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन देने का तरीका गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर अपना जजमेंट देता रहता है। और क्योंकि यहां जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो इकोनॉमिक बेस पर इस रिजर्वेशन को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए, मैं क्लास में होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स को लेती ही नहीं हूं जो क्लास में किसी भी तरीके का जो डिस्टरबेंस है उसको यहां क्रिएट करे।
ठीक, अगर समझ आ गया हो तो बेटा जी एक बार थम्स अप करें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं और आपको मैं पढ़ा सकूं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में आपको पढ़ा सकूं, बताइए जल्दी से। 16 पढ़ा सकूं, अभी 15 हुआ है। आर्टिकल 16 ये कहता है बेटा जी समान अवसर, ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। क्या कह रहा है? समान अवसर, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। कहां पर देनी है इक्वल अपॉर्चुनिटी? समान अवसर तो मैम रोजगार और नियुक्ति में। मैम जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा, आप इतना साथ देते हैं, यही जानकर बहुत खुशी होती है, आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो कह रहा है समान अवसर दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। तो यहां पे प्यारे बच्चे जब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है तो मैम किस में, आखिर किस में समान अवसर देना है मैम, ये भी बताइए। तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे कि जो समान अवसर था, समान अवसर किस में देना है? तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भैया समान अवसर देना है रोजगार एवं नियुक्ति में। रोजगार एवं नियुक्ति में, कहां पर? रोजगार एवं नियुक्ति में, यानी कि आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट एंड, या फिर लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। अब मुझे ये बताओ कि सरकारी नौकरियों में तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट मिलती है कि नहीं? क्या कोई ऐसा फॉर्म आपका निकलता है जिसपे लिखा होता है कि ये जाति के लोग या ये धर्म के लोग या ये महिला के लिए है, ये पुरुष के लिए है, ऐसा कुछ है? अभी आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं? बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ, फटाफट। ऐसा तो नहीं है ना, आप सब भरते हैं, जितनी सरकारी नौकरी निकलती है सभी को छूट होती है, बस आप उस योग्यता को फुलफिल करें। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 16 को जवाब दे रहा है कि भैया रोजगार एवं नियुक्ति में दो रिजर्वेशन। किसी के साथ भेदभाव मत करो। जैसे पहले क्या था, उच्च पदों पर उच्च जाति के लोग, निम्न पदों पर निम्न जाति के लोग, ये नहीं चलेगा। अब उच्च जाति पर, उच्च जाति के साथ साथ निम्न जाति के लोग भी उच्च पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई धर्म कोई जाति ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर यहां पे बोल रहा है कि भैया एक चीज ध्यान रखना कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 कहता है कि आप नौकरियों में भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन किन आधारों पर? लिखना, कह रहा है धर्म, मूलवंश, जाति, ध्यान से सुनना, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास। इसमें 2 और ग्राउंड जुड़ जाएंगे, उद्भव और मैम निवास, ये और जुड़ गए यहां पर 2, यानी इसमें कितने ग्राउंड हैं? इसमें मैम 7 ग्राउंड है। कह रहा है, पहले इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश में कहेंगे रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस। लिख कह रहा है इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ रोजगार एवं नियुक्ति में भेदभाव नहीं होगा।
भेदभाव नहीं होगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब में। ये कह रहा है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2। तो इसमें कितने ग्राउंड हैं? 7। और उसमें कितने ग्राउंड थे? 5। ये डायरेक्टली एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि आर्टिकल 16 में कितने ग्राउंड्स हैं, कितने आधार हैं। जय पुरोहित जी, रेस का मतलब है मूल वंश, मतलब आप किसके वंशज हैं, आप किसके वंशज थे। अगर आज आप भारत के नागरिक हैं तो आपका वंश क्या था, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई है? आगे चलिए। आ गई हो तो फिर से रिस्पॉन्स करेंगे। आपको आर्टिकल खत्म होते ही रिस्पॉन्स करना है बेटा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। आपका रिस्पॉन्स आते ही मुझे ये पता चलता है कि आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, आर्टिकल 17, इसमें लिखिएगा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसे प्यारे बच्चे आप साधारण शब्दों में कई बार कह देते हैं छुआछूत। और पहले पूरा लिख लीजिए, फिर मैं पूरा एक साथ समझाती हूं। इसी के नीचे इसके साथ लिखेंगे आर्टिकल 35, संसद को यह अधिकार देता है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट संसद को यह अधिकार देता है कि वह अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। अब आप ध्यान से सुनो। आप कहो मुझसे कि मैम अस्पृश्यता क्या है, आप मुझसे कहो कि मैम अगर हम यहां पे आपसे पूछें कि छुआछूत क्या है, तो बेटा इसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं। इसके डेफिनेशन तो संविधान में भी नहीं है बच्चे, तो मैं आपको कैसे बताऊं। तो फिर मैम ये कहां से आया, तो बेटा ये एक सामाजिक बीमारी है, ये एक सामाजिक रोग है कि भाई अगर हम इसको छू लेंगे तो हम इसकी तरह हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? काश ऐसा होता कि हम किसी को छूते और हम उसकी तरह हो जाते, तो कोई भी काला कभी भी गोरा बन जाता है ना। तुरंत गोरे व्यक्ति को छूता, अगले दिन वो काला। कोई फेयर एंड लवली का ऐड नहीं आता, कोई आपके ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं बनती है ना। आज हमें बनना है, मान लीजिए आज मुझे मेरा मन कर रहा है कि आज के दिन मैं जो है स्कूल की प्रिंसिपल बन जाऊं, तो मैं जाके प्रिंसिपल को छू लेती, अगले दिन मैं प्रिंसिपल हो जाती, कितना अच्छा होता। अब आपको नौकरी लेनी है, आप जाकर किसी भी सेलेक्टेड बंदे को छू लेते, अगले दिन आप वर्दी पहन लेते, कितना खुश होते हम, है ना। हम कितना खुश हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक मानसिकता थी कि हम उसको छुएंगे तो हम उसके जैसे हो जाएंगे।
और यहां संसद के सामने भी यह प्रॉब्लम आई कि संसद को कहा गया कि अस्पृश्यता को खत्म करना है, छुआछूत को खत्म करना है। तो संसद ने क्या कहा कि भैया, ये संसद ने कहा, ये संसद गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट भैया मुझे ये बता दो छुआछूत क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला छुआछूत कुछ है ही नहीं, ये तो एक मानसिक बीमारी है, सामाजिक बीमारी है, जो हमारे इतिहास में लोगों ने इसको पैदा कर दिया और आज तक हम इसको झेल रहे हैं। तो कुछ नहीं है छुआछूत, लेकिन फिर भी संसद तुम्हें इसे खत्म करना है। तो संसद बोली अरे वाह, ठीक है, फिर मैं इसे खत्म करती हूं। जब इसकी डेफिनेशन नहीं है तो संसद ने SC/ST एक्ट बना दिया। अब करके देखो जरा तुम, अब बताऊंगी मैं तुम्हें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, आपका एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 35 ने संसद को शक्ति दे दी और संसद ने SC/ST एक्ट बना दिया। आप प्यारे बच्चे, एक है आपका आर्टिकल 18, बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है, कह रहा है कि उपाधियों का अंत करो, उपाधियों का अंत, कह रहा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि टाइटल्स क्या होते हैं, टाइटल्स किसको बोलते हैं, उपाधियां किसको बोलते हैं। तो मैं बताती हूं बेटा जी, टाइटल्स या उपाधियों का अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी, जैसे आपने सुना है राजा एक टाइटल है, महाराजा एक टाइटल है, आपने सुना है मैम कि यहां पर आपका सरदार एक टाइटल है, महात्मा एक टाइटल है, आपने बताया लॉर्ड एक टाइटल है, ये सब टाइटल थे, उपाधियां थी। तो ये कह रहा है आर्टिकल 18 खत्म करो भैया, किसी को उपाधि नहीं मिलेगी, कोई अपने नाम के आगे इस तरह की उपाधियां नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा भैया? इसीलिए नहीं लगाएगा कि संविधान समानता की बात करता है, संविधान इक्वालिटी की बात करता है बेटा। वो आपके समाज में डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। और ये जो उपाधियां जिन लोगों के नाम के सामने लगती हैं, वो लोग अन्य की अपेक्षा अपने आप को ज्यादा समझते हैं। तो हमें ज्यादा समझाना ही नहीं है, हमें तो सबको बराबर रखना है। लेकिन क्या इस आर्टिकल के एक्सेप्शन है? जी हां मैम, इस आर्टिकल का एक्सेप्शन भी है, इस आर्टिकल का अपवाद है। और अपवाद क्या है? तो मैम इस आर्टिकल के दो अपवाद हैं, दो जगह उपाधियों का प्रयोग होता है। एक तो मैम विद्या यानी कि अकेडमिक में, और दूसरा मैम उपाधियों का यूज होता है सेना यानी कि मिलिट्री में। क्योंकि मैम पढ़ाई करने से हमें जो उपाधि मिली है वो हमारी मेहनत से। अब कोई MBBS करता है तो हम उसे डॉक्टर कहते हैं, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है तो हम उसे प्रिंसिपल कहते हैं। किस आधार पे? अकेडमिक बेस पर, विद्या के आधार पर। मिलिट्री में जाएं, आप कोई सैनिक है तो सैनिक कहते हैं, कर्नल है तो कर्नल कहते हैं, ब्रिगेडियर है तो ब्रिगेडियर कहते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि आप सबको जाके नाम से बुलाने लगोगे, नहीं मैम। आप मुझे मैम कहते हैं, तो मैम मुझे क्यों कहते हैं? विद्या। मैं कल आपको, आप फौज में चले जाएंगे, सैल्यूट करूंगी सामने से, है ना, और आपको मैं फौजी कहूंगी। क्यों कहूंगी? क्योंकि मैम सेना में भी टाइटल्स का यूज होता है। तो ये दो इसके अपवाद हैं, यहां टाइटल्स का यूज हो सकता है। क्या अवार्ड टाइटल होते हैं? क्या पुरस्कार उपाधियां होती हैं? जी नहीं, अवार्ड टाइटल नहीं होते, पुरस्कार उपाधियां नहीं होती हैं बेटा। क्यों? क्योंकि पुरस्कार आपको सम्मान के लिए दिया जाता है, पुरस्कार आपको मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, पुरस्कार टाइटल की कैटेगरी में नहीं आता। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। और बेटा प्लीज सबको मैं समझाना चाहूंगी, जाते जाते एक बात, सुननी है, पसंद है तो सुन लीजिए, नहीं पसंद है तो आप क्लास ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मेहनत नहीं करोगे और लगातार कमेंट्स पर फोकस करोगे, क्लास में मस्ती करोगे, तो जिंदगी भी फिर तुम्हारे साथ मस्ती ही करेगी। मस्ती करने का समय होता है, तुम्हारी उम्र है, लेकिन मस्ती उस समय करो जब मस्ती का समय होता है। ये नहीं कि क्लास में आप टीचर को परेशान करने के उद्देश्य से आए,
क्योंकि ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो टीचर तो समझ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। और रास्ते से आपको नहीं भटकना है, सिलेक्शन लेना है, सम्मान समारोह में आना है। अगर कभी भी लगे कि मैं हार रहा हूं या हार रही हूं, तो एक बार अपनी माँ की तरफ देख लेना, जो आज भी तुम्हारे लिए मंदिर में दुआ मांग रही होगी तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। कल आपकी क्लास हो सकती है तो शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी अगर क्लास होगी तो, ठीक है। तो आप एक्टिव रहिएगा। और कारण मैं आपको बता चुकी हूं कि मैं जितनी जल्दी पॉलिटी कंप्लीट करूंगी उतनी जल्दी आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट होगा। तो आज के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया बच्चों। थैंक यू।